हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप में से बहुत लोगों ने, हमारे दर्शकों ने हमारी ताज़ा कोशिश को काफ़ी एप्रिशिएट किया है, पसंद किया है। अमरेश मिश्रा जी से बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ। अब तक हमारे एक लाइव प्रोग्राम में और एक बार इंटरव्यू में अमरेश मिश्रा जी आ चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में। आज फिर मैंने उनसे दरखास्त की और उन्होंने हमें वक्त दिया है। अमरेश मिश्रा जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। आज जिन इश्यूज पर बात करनी है वो ये कि जो ताज़ा खबरें हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही। इजराइल फिलिस्तीन जंग और उससे साथ साथ लेबनान और उसके साथ साथ ईरान और उस पूरे इलाके में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि सीरिया में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से हमले इजराइल की तरफ जरा बढ़ रहे हैं। उन पे तो हम बात करेंगे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद क्या तब्दीली होने वाली है, उसके साथ साथ आज ही अभी वो खबरें नहीं आई हैं रियाद से, लेकिन वहां लीडर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं। आज ही मीटिंग होने वाली है। जब आपके सामने ये वीडियो आएगी हो सकता है तब तक कोई डिटेल आ जाए, लेकिन कुछ घंटे पहले मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। रियाद में होने वाली मीटिंग में बहुत से अरब और मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स मिल रहे हैं। क्या कुछ है, और आज ही एक बहुत ही दिलचस्प खबर है जिसको हमने आपको अब से पहले भी थोड़ा सा बताया कुछ घंटे पहले, कि सऊदी अरब के डिफेंस चीफ, आर्मी चीफ ईरान पहुंचे हैं। तो कुछ होने वाला है ऐसा लग रहा है। अमरेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने एक बार फिर वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हम जानना चाहते हैं कि देखिए, जो दर्शक हैं वो आपकी जितनी सटीक बातें और अप टू डेट बिल्कुल लास्ट मिनट तक होती हैं, उसकी वजह से आपको बहुत लोग पसंद करते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक होती है। और शायद इसी वजह से आपके 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं और अब आपको तीसरा शुरू करना है। यह बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी पत्रकार के लिए। तो पहले तो आप मुझे थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताइए और फिर हम खबरों की तरफ चलते हैं। नहीं, देखिए, मेरे साथ जो हुआ है वो सबसे पहले जो अमरेश मिश्रा स्पीक्स मेरा चैनल था वो बैन हुआ मिड सितंबर में, और उसमें उसके करीब 65,000 सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद वो जब बैन किया, मैंने तुरंत नया शुरू किया और 1.5 महीने में करीब 55,000 सब्सक्राइबर हो गए दूसरे चैनल के, जो था अमरेश मिश्रा स्पीक्स 1। पहले वाला था अमरेश मिश्रा स्पीक्स, ये था अमरेश मिश्रा स्पीक्स 1। इसके भी 1.5 महीने में 55,000 सब्सक्राइबर हो गए। और अचानक जब मैं लखनऊ में इमामबाड़ा में मैंने जो स्पीच दी, जब सैयद हसन नसरुल्लाह यहिया सिनवार इनकी शहादत दिवस, मतलब इनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, मौलाना कल्बे जवाद ने रखा था, उसमें हमको बुलाया था। तो हमने वो जैसी ही स्पीच दी, फिर वो वाली स्पीच मैंने जैसे ही यूट्यूब पे डाली तुरंत वो सस्पेंड हो गया। मतलब 3 तारीख को मैंने स्पीच दी, 4 तारीख को मैंने डाला, 2 घंटे में वो पूरा चैनल सस्पेंड हो गया। जो 1.5 महीने में मैंने 55,000 सब्सक्राइबर हमारे जो चाहने वाले उन्होंने खड़ा किया था। अब मैंने उसके बाद अमरेश मिश्रा स्पीक्स 2, अमरेश मिश्रा स्पीक्स 2 ये मैंने शुरू किया है। और इसका लिंक भी हम आप बिल्कुल हमारे चैनल पर हम ये लिंक दे रहे हैं आपको। पहले भी आपने दी और फिर से आज आप देंगे, क्योंकि वो सर्च करने से नहीं मिल रहा है और उसमें बहुत सारे खेल चल रहे हैं। और मैंने अपनी वेबसाइट भी देखी शुरू की है। वेबसाइट जो है वो आज शाम तक पूरी तैयार हो जाएगी, कल हम उसको अनाउंस भी कर देंगे। तो वो वेबसाइट में फायदा ये है कि आप कुछ भी डालिए, वो कोई हटा नहीं सकता है। अब वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपना एक घर खरीदा है, उसके अंदर आप जो चाहें रख सकते हैं। हाँ, कोई हैक ना कर दे, बुलडोजर से तोड़ ना दे। बिल्कुल उतनी सी बात है, उतनी सी बात। तो ये है ये अपने चैनल के बारे में। जी। तो अभी अब आज क्या सूरत हाल है? खबरें, एक तो ये कि ट्रंप के जीतने के बाद क्या कुछ आपको उम्मीदें, यहीं से हम शुरू करते हैं क्योंकि इस पर काफी लोग तवज्जो से सुनना समझना चाहते हैं। और ट्रंप को समझना अपने आप में एक साइंस है, मैं समझता हूं, क्योंकि वो कब क्या बोल जाए, क्या करे, कुछ नहीं मालूम। इस बार कुछ बदले से नजर आ रहे हैं ट्रंप। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो
अभी क्या है, ट्रम्प जो पहले से बोलते रहे हैं, फिर उन्होंने कुछ और चीजों को एम्फसाइज किया। इस समय एलॉन मस्क ट्रम्प की नई आवाज बने हुए हैं। अब एलॉन मस्क क्योंकि ट्रम्प के कैंपेन में थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज सारे झोंक दिए, अपने पूरे दोस्त सारे झोंक दिए। अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा मिलता है कि एक बिजनेसमैन खुल के किसी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के साथ खड़ा हो और वो प्रेसिडेंट जीत जाए। और उसके बाद अब देखिए, मस्क आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रम्प के आने से क्या असर पड़ेगा, मस्क के साथ देखिए एक हिस्ट्री है। मस्क की यूरोपियन यूनियन और बाइडेन और कमला हैरिस से एक लड़ाई चली है, क्योंकि मस्क ने जब ट्विटर टेक ओवर किया और उसको एक्स नाम दिया, तो उन्होंने सबसे पहले ट्रम्प का अकाउंट, आपको पता होगा, वो सस्पेंड ट्विटर से सस्पेंड हो गया था, मतलब खत्म हो गया था, जब वो वाली घटना हुई थी और 2020 वाली और व्हाइट हाउस पे चढ़ाई और वो सब। तो ट्रम्प खुद ट्विटर से सस्पेंडेड थे। और एलॉन मस्क ने जैसे ही ट्विटर लिया, वैसे ही उसने एक बात कही कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ हैं, आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, और मैं ट्रम्प का ये हैंडल रिस्टोर करता हूं। और उसके बाद देखिए फिर बहुत सारे जो ट्विटर में, जो इसके पहले आप उनको नौकरी से निकाला, उसमें बहुत सारे इंडियंस भी थे जो राइट विंगर्स भी कहते थे, कुछ लोग उनको भाई, कुछ लोग लेफ्ट भी कहते थे। उन दोनों को इंडियंस का एक बड़ा हिस्सा उसमें निकाला गया। और उसके बाद हमने देखा कि इस 2024 का जो भारत का चुनाव है, उसमें सोशल मीडिया पे, और क्योंकि एक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक से भी बड़ा, जहां तक राजनीति का संबंध है, तो भारत की भी राजनीति में एक्स की भूमिका अच्छी रही। 2024 के चुनाव में हमने देखा कि सोशल मीडिया नैरेटिव वो उस तरह से बीजेपी सेट नहीं कर पाई, उसमें ऑपोजिशन फोर्सेस को मौका मिला और एल्गोरिथम्स ने उनको बूस्ट भी किया। खुद देखिए, मेरा भी एक्स में दो बार, जो 7 अक्टूबर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू एलोन मस्क को ले गए इजराइल, तो वो जो एलोन मस्क दौरे पे गए और नेतन्याहू ने उनको दिखाया सारी चीजें, एलोन मस्क ने एक बड़ा फॉर्मल सा स्टेटमेंट दिया था कि हाँ ये सब हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एलोन मस्क ने जो प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस थी बहुत सारी, जो मिलियन, जैसे ये जैक्सन हिंकल है, जैसे एक एनेस्टेसिया लोपेज हैं, बहुत सारी ऐसी जो हैंडल्स हैं जो मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, उनको हटाने की बात चलती है, बार बार चल रही थी, लेकिन मस्क ने हटाया नहीं। ये बात सच्चाई। हमारा खुद का जो चैनल 7 अक्टूबर के बाद एकदम, मतलब चैनल कह रहे हैं, जो एक्स हैंडल जो एकदम से पिकअप किया, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने वहां से वीडियोस डालने शुरू किए। एक बार सस्पेंड हुआ, रिस्टोर हुआ, दोबारा सस्पेंड हुआ, फिर रिस्टोर हो गया। तो ये जो चीज है, ये मैं देख रहा हूं, क्योंकि मस्क देखिए क्या है, वो डिजिटल बिल ऑफ राइट्स की बात करते रहे, और ट्रंप ने एक 2022 की स्पीच में, जो अब वायरल हो रही है, वो 2022 की स्पीच ट्रंप की अब वायरल हो रही है, उन्होंने उस पर डिजिटल बिल ऑफ राइट्स की बात की है, ट्रंप ने बकायदा, कि एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए। मैं जब सत्ता में आऊंगा, सबसे पहले मैं ये जो उन्होंने सिलिकॉन वैली टायरेंट्स का नाम लिया, कि सिलिकॉन वैली में बैठ के ये गूगल वगैरह जो बैठ के, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह के लोग बैठ के सेंसरशिप करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा कि आपको कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा किसी के ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए। सोचिए आप, कि मैं ये ऐसा फेडरल लॉ पास करूंगा कि कोर्ट ऑर्डर के बिना आप नहीं कर सकते हैं, उसको आपको बताना होगा क्यों आपने उसका कंटेंट निकाला, और टाइमली अपील का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ये रीजन है, तो इसकी ये अपील है, इसका इस तरह से होगा, और आप हटा ही नहीं सकते अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा। अभी इतनी बड़ी बात है, देखिए इसको पूरी, जब 2022 में ट्रंप ने कहा था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स और सबने इसको दबाया था, बाकायदा दबाया था, वॉशिंगटन पोस्ट ने दबाया था, और पूरी तरीके से इसको हाईलाइट नहीं होने दिया था। लेकिन अभी जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो मस्क ने वो पूरा अपने हैंडल पे, जिसमें उनको करीब 38 मिलियन व्यूज मिले, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनका हैंडल है, तो मतलब 38 मिलियन, 40 मिलियन व्यूज, जिसमें वो पूरा उन्होंने 2022 में जो बातें की थी, और भी उसमें बातें हैं, लेकिन ये जो मेन बात है, डिजिटल बिल ऑफ राइट्स, और ये कि कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा कंटेंट निकालने के लिए, ये बात ट्रंप ने परसों पोस्ट की थी, और ये 9 नवंबर को, और वो बिल्कुल वायरल हो गए, उसको नए सिरे से उसको वायरल किया गया। अब आप देखिए दूसरी बात, ट्रंप को लेके, क्योंकि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी
कि ही जॉर्ज बुश थे जिन्होंने उनके फादर फर्स्ट इराक वॉर शुरू की, और वो जो उनके बेटे जिन्होंने सेकेंड इराक वॉर शुरू की। तो रिपब्लिकन्स आर नोन एज द पार्टी ऑफ वॉर। लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी भी वॉर्स कर रही है, और उसने जिस तरह से गद्दाफी को हटाया और अफगानिस्तान में जो जुल्म किए और जिस तरह से सिविलियंस की बॉम्बिंग हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी। फिर ट्रम्प 2016 में आए, उन्होंने भी लगभग उसी तरह की चीजें की। फिर 2020 में बाइडेन आए। 2020 में जब बाइडेन आए और जब एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रम्प को प्रोसिक्यूट करना शुरू किया, बकायदा उनपे कितने 50 से ज्यादा केस अभी भी चल रहे हैं। इवन एक दो केस में तो वो कन्विक्ट हो चुके हैं, ही इज अ कन्विक्टेड। लोगों ने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री अ कन्विक्टेड फेलॉन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये यहां तक उनके लिए कहा गया है। और अभी आज मैं पढ़ रहा था, कई लोगों का कहना है कि इनको ये 20 जनवरी को शपथ नहीं लेने देंगे। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जो कि कमला हैरिस को ही वापस ला जाए। हालांकि मुझको लगता नहीं है ऐसा, मुझको नहीं लगता है कि इस तरह की स्थिति बन गई। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा था, रिपब्लिकन पार्टी में वॉर हॉक्स हैं और जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया। दो नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है, माइक पॉम्पो और निक हेली। माइक पॉम्पो और निक हेली, ये सब जो न्योकॉन स्कूल है जॉर्ज बुश वाला, जो डिक चेनी और वो जिन लोग ने आईसिस वगैरह बनाया, और वो पूरा ग्रुप है, और वो जो एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में भी खड़ा हुआ था 2008 में, इसका वाइस प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश का, मैकेन और डिक चेनी, और ये जो पूरा न्योकॉन ग्रुप था जिसने इराक वॉर करवाई, WMD वगैरह, और उसके पीछे इजरायली हाथ भी था, इजराइल का भी हाथ था। वो पूरा उस ग्रुप को आज कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं निक हेली और माइक पॉम्पो। और माइक पॉम्पो और निक हेली, ये देखिए, इन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया था, भाषण भी दिया था। पॉम्पे ने अपने भाषण में कहा था कि इस समय इजराइल का साथ देना जरूरी है। ट्रम्प भी उस समय इजराइल के पक्ष में बोले थे। अब जो खबर आ रही है कि बाकायदा ट्विटर में ये येस और नो चल रहा है कि निक हेली और पॉम्पी को हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, मतलब इनको जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि जो ट्रम्प का बेटा है उसने एक्स पे कह दिया है कि इनको नहीं होना चाहिए, ये वॉर हॉक्स है, इनको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये बहुत कम हुआ है कि कोई भी जो प्रेसिडेंट है, जो कैंपेन के दौरान जिन लोग जो लोग उसके साथ होते हैं, उनको वो ड्रॉप कर दे। ये चीज बहुत कम हुई है। ये देखिए, ये और रिपब्लिकन पार्टी में तो कभी नहीं हुई है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी अल्ट्रा कंजर्वेटिव, अल्ट्रा राइट मानी जाती है, और उसका एक एजेंडा रहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की सुप्रीमेसी रहे। लेकिन हालांकि ट्रेडिशनल रूप से रिपब्लिकन पार्टी अब्राहम लिंकन की भी पार्टी है। तो अब्राहम लिंकन की भी पार्टी है जिसने सिविल वॉर करके स्लेवरी खत्म की, और जिसने डेमोक्रेटिक आइडियल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स और जितने अमेंडमेंट्स अमेरिका में हुए उनकी सैंक्टिटी एस्टैब्लिश की। और ट्रम्प ने भी उसी ट्रेडिशन को, ट्रम्प ने कहा कि मैं उसी ट्रेडिशन को रिवाइव करना चाहता हूँ, फ्री स्पीच वाला, और वो पूरा जो अब्राहम लिंकन का था। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर निक हेली, जो कि भारतीय मूल की हैं और आर्च कंजर्वेटिव हैं, बीजेपी तक उनको बहुत बड़ा एक मतलब हीरोइन मानता है, तो वो जब निक हेली को नहीं लेंगे, माइक पॉम्पो को नहीं लेंगे, तो अगर ये न्योकॉन स्कूल को रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होगी, ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। और इसको लेके जो मस्क की टीम है, जो ये लोग हैं, ये लोग सब लोग बहुत ज्यादा इस पे वो हैं, तत्पर हैं कि ऐसा हो। और ट्रम्प के लड़के ने कह दिया यस, उसका पूरा जो आया एक्स का, जब ये जो नीचे किसी ने पोस्ट किया था, उसने कहा यस, दे शुड नॉट बी अलाउड। नंबर एक ये हो गया। दूसरी बात जो देखिए हो रही है, यूक्रेन के सवाल पे खुद ट्रम्प के भी प्रो ट्रम्प हैंडल्स लगातार पोस्ट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं कि यूक्रेन में वॉर होनी चाहिए, अब अमेरिका को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसमें 80% रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं कि यूक्रेन को मदद नहीं करनी चाहिए। अभी इसी तरह का कैंपेन अगले 2-3 दिनों में ईरान के सवाल पे खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था हम यूक्रेन में तो वॉर रोक देंगे, लेकिन हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ईरान में। लेकिन लास्ट डेज में उसने कह दिया था कि ईरान से हमें कोई समस्या नहीं है, न्यूक्लियर पावर वाला इश्यू है, अदरवाइज ईरान से हमको समस्या नहीं है। और ट्रम्प के जीतने के बाद ईरान ने भी देखिए अपना ऑफेंसिव खूब तगड़ा कर दिया है,
और पूरी दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया है कि आईसिस को हमने खत्म किया और आईसिस को ये दुनिया से आतंकवाद खत्म करने वाला ईरान है, अमेरिका नहीं है। ये एक ईरान ने भी एक अपना पूरा जिसको कहते हैं कि पीआर ड्राइव जो है एक बड़ा कर दिया है। अभी देखिए लेबनान में भी जो हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस, मेरे ख्याल से उनका नाम अफीफी है, उनके बयानात आए हैं जिसमें उन्होंने भी कहा है कि हम लोग कि एक्चुअली ये पूरे जो लेबनीज सोसाइटी है ये पूरी यूनाइटेड है, लेबनीज आर्मी भी हमारे साथ है। ये कोशिश अमेरिका की थी कि वो पूरी तरह से आइसोलेट कर दे हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर, लेकिन ये फेल हो गई। और इधर जो इलेक्शंस हुए हैं यूएस में, जब से सत्ता बदली है या मतलब अभी बदलने की प्रक्रिया में है, तब से इस तरह से यूएस इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, ये भी उन्होंने कहा। तो ईरान देखिए, ये जो यूएस में जो ट्रांजिशन हो रहा है पावर का, इसका उपयोग ईरान कर रहा है कि हर जगह से वो अपने लोगों को भेज रहा है। और जो जो बशर अल असद जो सीरिया के जो एपेक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, अभी जो रियाद में चल रही है, ये भी बड़ा अप्रत्याशित है, क्योंकि यही सब ये जो अरब मुल्क थे, सऊदी अरेबिया, यही तो थे जो उनको सत्ता से हटाना चाह रहे थे। और इतनी बड़ी वॉर हुई जो सीरियन वॉर जिसको कहते हैं, जिसमें रशिया को इंटरवीन करना पड़ा। अदरवाइज तो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का तो ये था कि अगला टारगेट असद थे, और असद को वो ट्रूप्स नहीं भेजना चाहते थे, वो आईसिस के माध्यम से। और आईसिस को रोकने वाला कोई नहीं था। आईसिस को अमेरिका ने बढ़ाया, पूरी इराकी आर्मी ने सारे वेपन्स अपने छोड़ के भाग गई, पूरी एक प्री प्लान तरीके से। जब वो मोसुल की लड़ाई, और वो भी लड़ाई नहीं थी, अमेरिका तो वही ये पूरा बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने कैसे खरीदना। मुझे बार बार बैटल ऑफ प्लासी याद आती है। अच्छा, उस पर जरा बाद में आएंगे। एक चीज जो मुझे बीच में याद आई वो ये कि हमने एक रिपोर्ट भी दी थी। मिडिल ईस्ट आई ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी पिछले दिनों, जिसमें ये बताया था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन लाइव, एक कोई है अमेजॉन वालों का, ये बाकायदा इजराइल को मदद कर रहे हैं गाजा को तबाह करने में, लोगों की पहचान कराने में। वो एक बाकायदा बड़ी तफसीली एक रिपोर्ट आई थी। तो ये जो जिनके बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जो कुछ बोल रहे हैं, वो एक तरह से इजराइल के मददगार भी रहे हैं बड़े पैमाने पर। उसकी इस तरह के सबूत आए हैं। और जैसे आपने कहा कि ट्रंप के बेटे ने पोम्पियो और निकी के बारे में जो बात कही, आज एक और खबर है, नेतन्याहू का बेटे भी कोई एक्टिव हुए हैं। उन्होंने एक बयान दिया शिन बेट के खिलाफ कि शिन बेट मेरे पापा को जो है वो हुकूमत से निकालना चाहते हैं, इसलिए उस तरह की बातें भी हैं। तो जब ये बेटे साथ में आ जाते हैं तो उसमें सियासत में जरा रंग जरा अलग आ जाता है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं ये वार की तरफ। हाँ, एक चीज ये कि ट्रंप ने एक तकरीर की है न्यूयॉर्क में इलेक्शन रिजल्ट के बाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सैंक्शंस हटाने वाले हैं, वो रूस पर, ईरान पर सैंक्शंस हटाने वाले हैं। और उन्होंने ये एतराफ किया कि मैंने ही लगाए थे, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम रहे, और उससे हमारा डॉलर कमजोर होता है, और मैं डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर बाकी रखना चाहता हूं। अगर ये बाकी ना रहा तो ऐसा ही होगा जैसे कोई जंग हम लोग हार गए। तो ये एक तरह से उन्होंने इशारा दिया है कि वो ईरान के साथ भी फिर से बाकायदा हालात कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैदान जंग में क्या कुछ हो रहा है उस पर बताइए आप। नहीं, मैदान जंग में देखिए, एक जो ट्रम्प की आपने बात की, वो जो उन्होंने ये वाली बात कही कि वो एक जैसे अमेरिका वॉर हार जाएगा, और उन्होंने एक चीज और कही कि अगर डॉलर नहीं रहा विश्व करेंसी तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे। ये भी बिल्कुल। और जिस सभा में उन्होंने कहा वहां न्योकॉन्स थे, न्योकॉन्स का ही जमावड़ा था, वो उनके मुंह पे बोला उन्होंने कि ये है और हमारी ये नीति है। खैर, अब हम वॉर पे आते हैं। वॉर पे देखिए, आज वही हुआ है कि एक तो जो यमन ने जो कल एक वार किया था पैलेस्टाइन 2 से तेल अवीव में, उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि नेवतीम बेस पे यमन ने मारा था, और नेवतीम बेस पे ईरान ने भी मारा था 1 अक्टूबर को। और नेवतीम बेस इस 3 बड़े सैन्य अड्डों में से है जो इजराइल के पास है। और वो अगर देखिए, और
हमारी जो खबर है कि वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक्चुअली वहां नुकसान बहुत हुआ है जो इजराइल छुपा रहा है। और उस चीज को लेके भी गैलेंट ने हिंट किया था जब गैलेंट हटाए गए थे कि बहुत सारी खबरें नहीं आ रही हैं बाहर, बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। और बीच बीच में आपने सुना होगा कि कई जो इजरायली रिटायर्ड जनरल्स हैं वो स्टेटमेंट देते रहते हैं कि जो रियल कैजुअलिटीज हैं इजरायलीज की बहुत हाई हैं। और इसको मतलब वो लोग खुद बोलते हैं, जो 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 एक्स आर्मी जनरल्स हैं ये सब लोग। तो वो उसमें से एक एक्स आर्मी जनरल ने अभी 2 दिन पहले फिर कहा है कि हम 10 से 20 हजार सोल्जर्स शॉर्ट हैं, हमें हम वीक हैं। अभी देखिए जो जो यमन ने मारा उसके बाद हिजबुल्लाह ने जो सेटलमेंट्स पे अटैक करना शुरू किया है, जैसे आज ही उसने कम से कम जैसे कारमाइल पे आज उसने जो मारा, पहले भी मार चुका है लेकिन आज जो उसने मारा वो कुछ सिविलियंस जो लौटे थे वहां पर उनके जो उनके ठिकाने हैं उनके पास मारा। अब उसमें ये अभी कंफर्म नहीं है कि उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं कि नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह के पिछले 3-4 दिनों में हिजबुल्लाह ने बकायदा लिस्ट निकाली है और सेटलमेंट्स को वार्न किया है कि आप लोग अगर यहाँ आओगे तो हम इन पे बम्बार्ड करेंगे। उसमें अबीबिम है, उसमें मिर्जगाव आम है, उसमें किरियत शिमोना है, उसमें शतुल्ला है, उसमें शुमेरा है। ये सारे जो एकदम वो आप ब्लू लाइन देखिए अगर जो लेबनान इजराइल बॉर्डर की है उससे लगे हुए जितने गांव हैं, ये गांव कह रहे हैं जितने सेटलमेंट्स हैं इजरायली सेटलमेंट्स, लगभग 28 सेटलमेंट्स को उसने वार्न किया। काफी हद तक जो थोड़ा पीछे भी हैं उनको भी वार्न किया। तो और हिजबुल्लाह ने अपनी इस चीज को जारी भी रखा है, कई सेटलमेंट्स पे उसने आज मार की। जैसे मैंने कहा कारमाइल में तो एक बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। दूसरा नहारिया में जो कल मारा था, नहारिया में भी इजराइल को नुकसान हुआ है, उसमें सेटलर्स घायल हुए हैं, उसमें एक सेटलर के मारे जाने की भी खबर है। तो ये जो पूरी एक चीज हो रही है, अच्छा एक तरफ जो है इजरायली सेना वहां लेबनान बॉर्डर पे रुकी हुई है, आज फिर उन्होंने ऐतरॉन से, जो ऐतरॉन एक जगह है वहां से पेनिट्रेट, क्योंकि खियाम से वो हार गए और ये मोरन अल रस से नहीं वो घुस पाए, तो ऐतरॉन से उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। वहां अभी युद्ध चल रहा है लेकिन वो भी इजराइल उससे पीछे हट रहा है, क्योंकि वो जो डिफेंसिव पोजीशंस हैं हिजबुल्लाह की, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो डिफेंसिव लड़ाई होती है वो एक अलग तरह की होती है, तो वो इतनी अच्छी तरीके से उसको उसकी पोजीशनिंग की है कि बिल्कुल एक ये स्थिति हो गई है, स्टेलमेट जैसी स्थिति हो गई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सालों वो जो ट्रेंच वॉरफेयर हुई थी जिसमें एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस और दूसरी तरफ जर्मनी, और वो एक ही जगह 1 साल तक पूरा पड़े रहे थे, वो उसमें से कोई आगे नहीं बढ़ पाया था। इस बार लेकिन उससे भी भिन्न स्थिति, इस बार तो इजराइल ने एग्रेशन किया और उस एग्रेशन को उन्होंने पीछे ढकेला है। अब देखिए एक व्यू आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए इजरायली जो हैं वो एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं घुस पा रहे हैं लेबनान में, ये मान लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लेबनान बॉर्डर तक तो पहुंच गए हैं और वहां पर हमारे करीब 3 डिवीजन नहीं 50,000, मतलब एक डिवीजन में 10-15 हजार सोल्जर्स होते हैं, लगभग 50,000 सोल्जर्स हमारे लेबनान बॉर्डर के उसमें हैं। तो हम सेटलर्स को कम से कम बसा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि पहले तो हम वहां हमारे सोल्जर्स नहीं थे पर सेटलमेंट्स में थे, अब हम बॉर्डर पे 50,000 सोल्जर्स हैं, तो उनके बल पे हम सेटलर्स को बुला सकते हैं कि अब तुम आ जाओ, अब तुम सेफ हो। अब ये कितनी हास्यास्पद बात और अजीब सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम पूरा, मतलब जैसे अगर इंडो पाक बॉर्डर है उसमें लगातार चल रही है, फायरिंग चलती है, और उसमें ये कहा जाए कि जो गांव वाले पीछे हैं तुम लोग आगे आ जाओ, तुम लोग सेफ हो। ये जो पूरा इजराइल का लॉजिक है, ये जो उसका जो रूलिंग क्लास है, इसको दरअसल बहुत ज्यादा, क्योंकि आर्टिफिशियल नेशन अच्छा, है ये तो ऐसा बीच में रोक रहा हूं, ये तो तकरीबन ह्यूमन शील्ड वाली हालत हो जाएगी अगर वो अपने लोगों को वहां। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग, हमारी आर्मी ह्यूमन शील्ड है, तुम पीछे। लेकिन ये बताइए हिजबुल्लाह जब तुम्हारे सर के ऊपर से मार रहा है, यही वहां के लोग कह रहे हैं, जो सेटलर्स हैं, जो विस्थापित हुए 10 लाख के करीब जो सेटलर्स विस्थापित हुए हैं, अभी 70,000 को लाया गया फिर से बसाने, जो नहीं बस पा रहे हैं पिछले 1 महीने से। अब उनसे, अब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि जब वो ऊपर से मार रहा है और लगातार हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को भी मारा, और जैसे मैंने बताया आज ही कई नाम लिए कितने सेटलमेंट्स पे बम्बार्डमेंट किया, तो वो कह रहे हैं कि जब वो वहां तक पहुंच रहा है तो ये कितना रियलिस्टिक है कि आप हमसे कह रहे हैं कि वहां आके अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करो, बच्चों को भी ले आओ, स्कूल्स खोल दो। ये जो सारी बात, ये देखिए ये एक के बाद एक
नॉर्थ गाजा में ये जो बुरी तरह से फेल हुए, उसके बाद सिविलियंस की परिवार इन्होंने उड़ाए। कल ही अलौश पूरी फैमिली उड़ा दी, 36 लोग मारे गए जिसमें आधे बच्चे थे। उसके पहले महबूब फैमिली, मतलब जो फैमिलीज इस तरह की नॉर्थ गाजा की हैं उनको ये लोग पूरा उड़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, उन सब चीजों के बावजूद वहां रेजिस्टेंस एक्शंस कैसे हो रहे हैं? वहां रोज इजरायली, कल की बात है 5 और इजरायली सैनिक मारे गए, आज सुबह की बात है 2 मरकबा टैंक्स जबलिया के पास आज वो नष्ट हुए। और इस तरह के लगातार वहां के समाचार और वीडियोज आ रहे हैं कि हमास जो है वो पूरी तरह से अपस्विंग पे है। मतलब वो एक नए तरीके का एक उभार नॉर्थ गाजा में हो रहा है जो पहले नहीं देखा गया था। नॉर्थ गाजा को सेटल माना जा रहा था कि भाई वहां एक हिस्सा कम से कम 18 किलोमीटर का जो नॉर्थ गाजा का है वो इजराइल ने ले लिया। उसको नेत्जरीम एक्सिस का नाम भी दे दिया कि नेत्जरीम। और लेकिन नेत्जरीम एक्सिस पे कल ही मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें 5 या 6 फिलिस्तीनी फैक्शन ने मिलके 107 मिलीमीटर मोर्टर फायरिंग की और तब तक करते रहे जब तक इजरायली सोल्जर्स जो उसके एकदम नेत्जरीम एक्सिस के एज पर खड़े थे जब तक पीछे नहीं हट गए। तो ये देखिए एक नई टैक्टिक्स भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की है कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में वो नेत्जरीम एक्सिस पे एक बड़ा हमला भी कर सकता है, और वो हमला 7 अक्टूबर वाला उस तरीके से। मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक करके, हमने अभी पिछले 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट खुद इजरायली मीडिया को कोट करते हुए दी थी जिसमें बताया गया था कि प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है इजराइल ने बुलडोजर से गाजा को पूरी तरह से फ्लैटन करने के लिए, यानी जो आधी अधूरी बिल्डिंगें टूटी हैं उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और जो वो ऑपरेट करने वाला आदमी था उसने ये कहा कि 1 साल हमें लगेगा इसको पूरा करने में। अच्छा, मुझे जब हम इस तरह के हालात, ऐसी खबरें देखते हैं, आप भी जब देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई एक वीरान जगह है जहां बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं और बाकी बची हुई बिल्डिंगों को खत्म किया जा रहा है। यहाँ यानी वहां कोई इंसान बाकी नहीं होना चाहिए जहां बुलडोजर प्राइवेट लोग आकर के, यानी अपनी जान को भी खतरे में डाल करके वो आकर के तोड़ने के लिए अगर तैयार हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ से उन हमलों की भी इत्तला आ रही है जिन हमलों की आप बात कर रहे हैं कि बाकायदा वो घात लगा करके हमास के लोग मार रहे हैं। अच्छा, मुझे याद आता है इस वक्त के जब ये जंग शुरू हुई थी, शुरुआती पहले दूसरे महीने में, मैं एक ईरानी जर्नलिस्ट हैं जो हिंदुस्तानी जबान से बात कर लेते हैं और मैं उनसे इंटरव्यू करता हूं, तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, हो सकता है इजराइल गाजा में जमीन की ऊपरी सतह पर कुछ जगहों पर कब्जा कर ले, लेकिन जमीन के नीचे जो शहर बसा हुआ उसका वो क्या करेंगे? तो क्या आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो और चीजें ये कुछ कंफर्म करती हो? क्योंकि इतने अरसे से सप्लाई वहां पे नहीं है लेकिन लोग जिंदा हैं, इस हद तक जिंदा हैं कि वो लड़ सकते हैं, वो हमले कर सकते हैं, तो उनके पास सप्लाई रूट भी है। क्या कभी आपने उन सुरंगों के बारे में ऐसा कुछ सुना हो या कहीं पढ़ा हो कि ये सुरंगें कुछ इंटरनेशनल कनेक्शंस है इनके, ताकि सप्लाईज भी आती रहें और वहां किसी सप्लाई की कमी ना हो? हथियार मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग जिंदा हैं तो खाना भी खा रहे हैं, ये 100 के आसपास जो कैप्टिव्स बनाए हुए हैं उनको भी खाना खिला रहे हैं वो। और वो उनमें से जब शुरू में लोग छूट करके आए थे नवंबर में, तो उसमें ये इंटरव्यू भी आए थे कि साहब जो कुछ वो खुद खा रहे थे वही हमें खिला रहे थे, जिसमें रोटी, जिसमें पनीर और खीरा, ये बाकायदा नाम उन्होंने बताए थे। तो ये सब जिस तरह से चल रहा है, तो ये जमीन के नीचे का सिस्टम क्या कुछ है और अब तक कितना बचा होगा? ये बार बार दावे भी करते रहे कि बहुत हमने तबाह कर दिया। आपको अब कुछ उस सिचुएशन का कुछ अंदाजा है कहीं से? ये है, देखिए, मुझे एक चीज कंफर्म तौर पे पता है कि जो गाजा में भुखमरी की बात हो रही है लंबे समय से, काफी लोग उससे प्रभावित भी हुए हैं, ये बात सच है। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां, एक डिजास्टरस सिचुएशन है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में, जैसे PFLP है जो मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यासर अराफात के समय से, बाय द वे आज यासर अराफात की उनकी डेथ एनिवर्सरी है, आज 11 नवंबर को उनकी शायद 2004 में उनकी डेथ। तो वो
उसको मनाते हुए आज सारे फिलिस्तीनी फैक्शंस ने निर्जरीम एक्सिस पे फिर हमला किया। ये मैंने एक चीज में बताना भूल गया। खैर, तो वो देखिए, जो जो अपने सिविलियंस को जो रेजिस्टेंस खाना खिला रहा है, ये बात लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए कैसे संभव हो रहा है। जैसे पीएफएलपी के जो कैंप्स लगते हैं, जो सूप कैंप्स लगते हैं, जो उनके जिसमें वो खाना बांटते हैं, बकायदा ये करते हैं साउथ गाजा में, तो क्योंकि अधिकांश पॉपुलेशन साउथ गाजा में इस समय, तो साउथ गाजा में तो लगातार उनका ये प्रोग्राम चल रहा है। अमेरिका ने कहा था मैं 22 लाख गाजा के लोगों को सालों खिलाऊंगा, वो पूरा हास्यास्पद तरीके से पूरा वो रद्द हो गया। जो उनकी शिप्स आई थी, सब आई थी, सब चली गई। अब आप ये बताइए कि वो जो खाना पहुंच रहा है, तो चलिए साउथ गाजा को ही ले रहे हैं, नॉर्थ गाजा भी छोड़ते हैं। साउथ गाजा में ही अगर करीब 15 लाख लोग हैं, 10 से 15 लाख, तो उनको जो लगातार, और वहां पर देखिए मेडिकल केयर्स भी पहुंच रही हैं, मेडिकल सप्लाईज भी पहुंच रही हैं, कोई एड भी वहां बाहर से इजराइल आने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर सारी चीजें पहुंच रही हैं। तो कैसे पहुंच रही हैं, कहाँ स्टोर हो रही हैं, कहाँ से निकल, ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है। लोग ये सोच रहे हैं कि एक हिस्सा है फिलिस्तीनियों में भी जो कह रहा है कि भाई ठीक है, हमास लड़ा सब कुछ, लेकिन इतने बहुत बड़ा कॉस्ट था, ये इतने सारे सिविलियन मारे गए। तो भाई मैं ये कहता हूं कि वियतनाम की लड़ाई में 1 मिलियन वियतनामीज मारे गए थे, 58,000 यूएस सोल्जर्स भी मारे गए थे। लेकिन जो 58,000 यूएस सोल्जर्स मारे गए, वो जो दर्द अमेरिका को हुआ, और उसके बाद जो उसने डिफीट कबूल की, बाकायदा ऑफिशियली डिफीट कबूल की, वो जो पूरी स्थिति है, देखिए ये तो जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, इसमें ऐसा होता है, जिसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली कमजोर है, और जो ऑपोजिंग फोर्सेस है वो टेक्नोलॉजिकली रिच है, और हर तरह से रिच है, मतलब सप्लाईज के माध्यम से, इसके माध्यम से। लेकिन फिर भी ये लोग अपने अकल से, अपने दिमाग से, और अपनी टेक्नोलॉजी को सही वक्त पे सही तरह से अपग्रेड करके, इस्तेमाल करके, जो भी उनकी है उसको वो जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि एक तोप के सामने अगर 100 जैसे कट्टे वाले आ जाए, इनके पास केवल कट्टा है, फिर भी वो मैनूवरिंग करके 3-4 तोप वालों को मार तो सकते हैं ना। वो तो इट्स एंटायरली पॉसिबल कि वो अपने उनके पास नहीं सब कट्टे वाले नहीं रहे अब तो। इस हद तक है, देखिए नहीं मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं। जब ईरान ने 1 अक्टूबर को जो हमला किया था, उसके बाद जो डिटेल आई थी, वो ईरान ने ये कहा कि हमने जब हमला किया उससे पहले उनके सारे सिस्टम्स को हैक करके बंद कर दिया, यानी एक तरह से दुश्मन को अंधा कर दिया। और इराक और यमन और ईरान और हिजबुल्लाह, इनके बीच में जो तालमेल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आयरन डोम काम नहीं करता, सायरन नहीं बजता और ठिकाने तक पहुंच जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी, अब जो समझ ईरान ने दी है कि हम दुश्मन के सिस्टम्स को ही निकम्मा कर दें पहले, तो वहां तक बात पहुंच गई। ये कट्टे वाले तो दूसरे वाले हो गए लगता है सब। नहीं उससे आपने कहा, मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि यूपी में हम इस तरह से, मतलब कहने का ये है कि भाई जो उनके पास, इजराइल के पास हाईटेक वेपन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट किया जा सकता है, उनको जाम किया जा सकता है। ये भी हमास ने दिखाया, 7 अक्टूबर को भी दिखाया था, आज फिर दिखाया। और एक और खबर आई है जिसके बारे में आज तो विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती, फिर कभी रखेंगे। जो हंडाला, जो उनका एक पूरा ऑपरेशन आया है, हंडाला ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने यहां तक छापना शुरू कर दिया है। वो बड़ा मुश्किल से वो हाथ में आया है कि उसमें ये उन्होंने छापना शुरू कर दिया है कि जो इजराइल की जो, जैसे आईडीएफ है, आईडीएफ की जो कमिटी है जो सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसकी चीफ एक महिला है, उसके सारे डिटेल्स उन्होंने निकाल के छाप दिया कि ये यहाँ रहती है, इसके बच्चे इतने, इसके ये, अब ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल टेरर है। ये तो इजराइल करता था, वो अब इजराइल ने देखिए बहुत ऐसे ऑपरेशन चलाए कि गाजा में सारे लोगों का आईडी उनके पास है, किसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, किसके क्या चल रहे हैं, कौन कहां पर, किसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, ये इजराइल कम से कम 10 साल से यूज कर रहा है। हमास ने थोड़ा बहुत शुरू किया था 7 अक्टूबर का, अब हमास इसने जो पूरा पब्लिश करना शुरू कर दिया है कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है आईडीएफ ऑफिसर्स के बारे में, कौन क्या कर रहा है और कौन किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं अपने दर्शकों को, मैंने वो एक बार अपडेट किया था। 7 अक्टूबर वाले हमले में इतने समझदार और पढ़े लिखे लड़के भी थे जो मोसाद का
जो सर्वर कंप्यूटर का बिल्कुल मेन जिसे सर्वर कहते हैं, जहां सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, वो सर्वर उठा करके ले गए थे, ये डिटेल आई थी। तो वो सर्वर में तो बहुत कुछ, और फिर उसके बाद ईरान से ये खबर आई थी कि हमें न सिर्फ ईरान में मोसाद के जो एजेंट हैं उनकी तफसील मिल गई है, बल्कि 30-32 और मुल्कों में जहां जहां मोसाद के एजेंट हैं उनके नाम और डिटेल हमारे पास है, और हम मुख्तलिफ मुल्कों को इन्फॉर्म करेंगे इस सिलसिले में कि मोसाद के एजेंट आपके यहाँ हैं। तो वो बहुत ही एक तरह से एडवांस, पढ़े लिखे, समझदार और पूरी तरह से ट्रेंड किस्म के लड़के, यानी कोई सोच नहीं सकता कि 16 साल से एक जगह घिरी हुई हो, सीज्ड हो, और वहां इतने पढ़े लिखे और समझदार ट्रेंड लड़के हों जो इजराइल के सिस्टम को ही उठा करके ले आए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई खास बात अगर आज की रह गई हो तो उसे करके वाइंड अप करते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास। जी जी, नहीं, खास बात यही है कि देखिए, हिजबुल्लाह ने जो अभी जो कुछ नई मिसाइल स्पादी 2 और इस तरह की जो नई मिसाइल, असल में क्या है कि हिजबुल्लाह अपना ये सरप्राइज एलिमेंट कायम रखना चाहता है कि उसके पास जो वेपन्स हैं उनको वो अपग्रेड करके ले आता है कि भाई ठीक है 200 किलोमीटर इसने मारा, अगला वाला 250 मार देगा, अगला वाला 300 मार देगा। तो ये जो गेम है इसमें देखिए हिजबुल्लाह कहीं, अच्छा, इजराइल का सीधा और सपाट है कि भाई एयर स्ट्राइक्स हैं वो हवाई जहाज से होंगी, हवाई जहाज की एयर स्ट्राइक सब जानते हैं, उससे नुकसान होता है, लेकिन वो उनका रेंज और सब कुछ, वो ऊपर से बम गिराएंगी नीचे। यहाँ पर तो आप सरफेस से मार रहे हैं, सरफेस टू सरफेस, और वो पूरा पेनिट्रेट करते हुए आपके सारे डिफेंस सिस्टम। वो कितने वीडियोज आए हैं जिसमें इजरायली हेलीकॉप्टर्स चेस कर रहे हैं, ड्रोन्स को चेस कर रहे हैं। और एक तो सिसेरिया पे हमला हुआ था, उसमें एक वीडियो आया था कि एक हेलीकॉप्टर ड्रोन्स को चेस कर रहा है और ड्रोन उसके पीछे है, और वो ड्रोन उसको चेस कर रहा है, और फिर ड्रोन आगे निकल गया, उस हेलीकॉप्टर को अवॉइड करके आगे निकल गया। और उस दिन और उस बार तो ये वही घटना है जब बाकायदा हिजबुल्लाह इनके नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ था और उसमें डैमेज हुआ था। वो जो पूरा घर पे जो सिसेरिया में बहुत बड़ा आलिशान महल टाइप का है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, वहां पर तो उन्होंने फिर उसके बाद पर्सनल इंटरसेप्टर्स लगा दिए वहां, कि मतलब आयरन डोम, पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं था, छोटे आयरन डोम्स जो एक घर की हिफाजत कर सकते हैं, वो वहां पर लगा दिए, फिर भी सिसेरिया पे अटैक्स हो रहे हैं। तो ये देखिए जो हिजबुल्लाह ने आज जो हमले किए हैं, खासतौर पे एक चीज मतलब ये जो सेटलमेंट्स पे, एक तो दूसरा जो इराक, देखिए इराक में बार बार कह रहा हूं, इराक एक छुपा हुआ पत्ता है, वो भी एक बंद मुट्ठी है। और इराक जो है वो चुपचाप रोज 8 रोज 10, अब बताइए कल अभी जो, अच्छा, इराक अब वो जगह भी नहीं बता रहा है कहाँ मार रहा है। उसके जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें आ रहा है कि अच्छा चार बार हमने नॉर्थ इजराइल को मारा, 4 बार साउथ इजराइल को मारा। अब कल से अभी तक 8 हमले कर चुका है इराक। उसमें ना इजराइल को, क्योंकि वो जानता है इजराइल बोल नहीं सकता क्या नुकसान हुआ, खुद भी नहीं बोल रहा है क्या नुकसान हुआ, लेकिन इराक का मारने का मतलब है कि ईरान भाई सीधे सीधे वो ईरान की मदद कर रहा है और ईरान के लिए एक माहौल तैयार कर रहा है। अब बताइए 8 हमले, और जो उनके वीडियोज आए हैं वो स्टैंडर्ड वीडियोज हैं कि भाई एक वो ड्रोन उड़ा या एक रॉकेट वो हुआ और उसने जाके एक जगह वो स्ट्राइक हुआ। केवल वो नॉर्थ और साउथ यूज कर रहे हैं शब्दावली, यानी तकरीबन मुहावरे के तौर पर ऐसा कहा जाए कि मारे और रोने न दे, तकरीबन इस हालत में ले आए। जी, उस पूरी स्थिति में ले आए। और उस चीज को, अच्छा, और ये सब इतना फैल गया है, इतना ज्यादा हो गया है, और जो वही मैंने कहा 7 फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। तो जो इजराइल ने तो अब इतना घबरा गया है इजराइल कि उसने दमस्कस पे हमला कर दिया। अभी कल ही रात की बात है, दमस्कस के एक बाहरी इलाके पे उसने हमला किया। लेकिन जितना इजराइल इस पेश में फंसेगा सीरिया वाले, उतना ही वो रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन में आएगा। तो वो एक तरह से उसको इनकरेज भी किया जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस द्वारा, कि भाई ठीक है तुम आओ और सीरिया पे अटैक करो। अब बशर अल असद वहां पहुंच गए हैं जहां पर सारे अरब लीडर्स की मीटिंग है। वो पूरा इतना बड़ा इख्तिलाफ जिसके पीछे इतनी बड़ी वॉर हुई, वो सब खत्म हो गई है। पूरा एक सऊदी अरेबिया और इजराइल, बताइए, नेवल ड्रिल साथ करेंगे। जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ गए थे वो तो यही कहने गए थे ना कि नेवल ड्रिल्स हम लोग साथ करेंगे। तो ये जो पूरे डेवलपमेंट्स हैं, और इसमें देखिए अभी और भी बंद मुट्ठी, अभी सीरिया ने फायरिंग नहीं शुरू की है। सीरिया के पास एयरप्लेन्स भी हैं, लेबनान के पास भी हैं, लेबनीज आर्मी के पास भी हैं, और ऐसा नहीं कि उसमें हिजबुल्लाह के लोग नहीं, हिजबुल्लाह के लोग हैं।
और हिजबुल्लाह हमेशा एक अपनी 2 एयरफोर्स की बात करता है, एक जो एयरफोर्स उसकी रॉकेट और ड्रोन छोड़ती है और दूसरी जो उसकी हवाई जहाज वाली, जो उसके उसके जो लेबनीज आर्मी में उसके लोग हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बता रहा है कि रोज दिन पर दिन। और एक चीज और महत्वपूर्ण कि कल जो खबर आई थी कि इजराइल ने बशर अल असद को भी थ्रेटन किया था कि हम तुमको भी असैसिनेट कर सकते हैं, ये खबर आई थी, लेकिन फिर उसका रिबटल भी आ गया। तो ये इन सारी चीजों से पता लग रहा है कि इजराइल घिरता जा रहा है। ट्रंप के लोगों को मतलब ज्यादा नहीं है, वो अपने मुद्दों पे लगे हुए हैं, उनकी अपनी लड़ाइयां हैं, अमेरिका की बड़ी गंभीर लड़ाइयां हैं, कल्चर वॉर्स हैं और इश्यूज की लड़ाई है, और उसमें इंटरनेशनल फंडिंग की भी बहुत बहुत बड़ा भूमिका है। और उसमें अभी यूक्रेन की बात हो रही है, कल को ईरान की बात होगी, भाई वो तो बच नहीं सकते। ईरान की बात शुरू ही कर दी है ट्रंप ने, और एक तरह से उसने कहना शुरू कर दिया कि सैंक्शन से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये जो देखिए ओवरऑल एक विक्ट्री की तरफ रेजिस्टेंस एक्सेस बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। और हमें वही ईरान के हमले का इंतजार है, उसका जो 20 जनवरी के पहले हमला होगा उसका इंतजार है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाऊं कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2, उसको आप सर्च भी करें और सब्सक्राइब करें। और अमरीश जी को कोई खामोश नहीं कर सकता, बिल्कुल उस तरह से वो हेड ऑन यानी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। हमारे चैनल पर भी जो लोग देख रहे हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अमरीश मिश्रा जी से आप लगातार बार बार बात करते रहें, और उनकी अपडेट वाकई कमाल की होती है। मैं भी मुसलसल पढ़ता हूं, आपको मालूम है कि मैं कितनी इंफॉर्मेशन देता हूं, लेकिन इसमें मैं भी अपने आप को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरी मालूमात कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आप हमें टाइम दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।